Hello friends, I am Shantanu, your coach, and today we are going to take a fast track review of Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970. First, see the introduction. The name of the act is Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970. It extends to whole of India and there are total 35 sections in it. बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर सबसे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता क्या है ये समझ लीजिए. इट इज डिफाइंड अंडर द एक्ट. इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ वर्कमैन. तो यहां पर एम्प्लॉय वर्ड यूज नहीं किया है, ये याद रखना है आपको. अ वर्कमैन इज डीम्ड टू बी एम्प्लॉयड एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर. तो यहां पर इन्होंने बोला है कि एक वर्कमैन है, इसको मान लिया जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर है इन रिलेशन टू अ वर्क. एक वर्क है, ये किसी एस्टेब्लिशमेंट का वर्क है और इस वर्क के रिलेशन में हम इस वर्कमैन को कॉन्ट्रैक्ट लेबर मान लेंगे इफ ही इज हायर्ड. द वर्ड यूज हुआ है हायर्ड. इफ ही इज हायर्ड फॉर सच वर्क, अगर इसको उस काम के लिए, इस वर्क के लिए हायर किया गया है तो बाय और थ्रू कॉन्ट्रैक्टर. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाय और थ्रू कॉन्ट्रैक्टर. डायरेक्ट उसको हायर नहीं किया गया है. ही हैज बीन हायर्ड थ्रू अनदर पर्सन, और ये जो पर्सन है ये है कॉन्ट्रैक्टर. ही इज अ कॉन्ट्रैक्टर विथ और विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. तो यहां पर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है इस एस्टेब्लिशमेंट का. इसका एक वर्क है और इस वर्क के लिए इस वर्कमैन को हायर किया गया है बाय और थ्रू कॉन्ट्रैक्टर. ये कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू इसको हायर किया गया है विद और विदाउट नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. अब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को ये पता है या नहीं पता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अपॉइंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. द मेन थिंग वर्कमैन होना चाहिए, वर्क के लिए हायर किया होना चाहिए और बाय और थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेबर हायर किया होना चाहिए. इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है आपको, यहां पे केवल वर्ड यूज हुआ है इफ ही इज हायर्ड. हायर्ड फॉर वेजेस नहीं लिखा है. तो ऐसे केस में इवन अगर ये फ्री में काम कर रहा है थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, यहां पर इस एस्टेब्लिशमेंट में फ्री में काम कर रहा है, तो भी इसको इस वर्कमैन को कॉन्ट्रैक्ट लेबर मान लिया जाएगा. नाउ लेट्स सी दिस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जो है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा. तो यहां पे इन्होंने दो बातें कही हैं. पहला, इट विल बी एप्लीकेबल टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट बोला है इन्होंने, और दूसरा, इट विल बी एप्लीकेबल टू एवरी कॉन्ट्रैक्टर. सबसे पहले आप एस्टेब्लिशमेंट देखिए. इट विल बी एप्लीकेबल टू एवरी एस्टेब्लिशमेंट इन विच 20 और मोर वर्कमैन. दोनों ही याद रखना है आपको. पहला तो लिमिट है 20 वर्कमैन या उससे ज्यादा वर्कमैन आर एम्प्लॉयड और वर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ प्रीसीडिंग 12 मंथ एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर. तो ये भी याद रखना है कि ये 20 और मोर वर्कमैन कैसे अपॉइंट हुए हैं, एज ए कॉन्ट्रैक्ट लेबर. इस पॉइंट को ध्यान से समझ लीजिए. एस्टेब्लिशमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसमें 20 या उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर अपॉइंट होने चाहिए. सो देयर आर 20 और मोर कॉन्ट्रैक्ट लेबर. इस एस्टेब्लिशमेंट में कितने भी वर्कर हो सकते हैं, 50-100. लेकिन जो यहां पर एस्टेब्लिशमेंट में ये एक्ट तभी लगेगा जब कॉन्ट्रैक्ट लेबरर यहां 20 या उससे ज्यादा अपॉइंट हुए. इसका मतलब वर्कमैन अपॉइंट हुए थ्रू कॉन्ट्रैक्टर. दूसरा ये कहता है इट विल अप्लाई टू एवरी कॉन्ट्रैक्टर हु एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयड ऑन एनी डे प्रीसीडिंग 12 मंथ्स 20 और मोर वर्कमैन. तो साथ ही साथ ये कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी लग जाएगा अगर उसके पास जो एम्प्लॉय हैं वो 20 या उससे ज्यादा अपॉइंट कर रखे हैं उस कॉन्ट्रैक्टर ने. तो यहां पर एक तो एस्टेब्लिशमेंट पे लग सकता है अगर उसके यहां कॉन्ट्रैक्ट लेबर 20 या उससे ज्यादा है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर को लग सकता है अगर वो कॉन्ट्रैक्टर के पास जो एम्प्लॉय हैं वो 20 या उससे ज्यादा हैं. तो इसका मतलब क्या ये है कि 20 से कम जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट लेबर है एस्टेब्लिशमेंट के पास, या ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जिसके पास एम्प्लॉय 20 से कम है, उनके ऊपर ये कभी भी नहीं लगेगा. तो ऐसा नहीं है. एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय गिविंग 2 months notice may apply this act to establishment or contractor employing less than 20 वर्कमैन या एम्प्लॉयज. तो यहां पर गवर्नमेंट के पास पावर है
कि ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जिसमें 20 से कम कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उसके ऊपर भी ये एक्ट अप्लाई करा सकती है। इसी तरह से ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जिसके पास लेस देन 20 वर्कमैन एम्प्लॉयड है उनके ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल हो सकता है अगर ऐसा गवर्नमेंट चाहती है तो। नाउ लेट्स सी हु इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम दिस एक्ट। इसका मतलब ये एक्ट किसके ऊपर नहीं लगेगा ये देखते हैं। दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू एस्टेब्लिशमेंट इन विच द वर्क ओनली ऑफ अ इंटरमिटेंट और कैजुअल नेचर। तो जहां पर वर्क जो इंटरमिटेंट नेचर का है या कैजुअल नेचर का है, ऐसी एस्टेब्लिशमेंट पे ये एक्ट नहीं लगेगा। तो दो वर्ड आपको याद रखने हैं यहां पर। पहला, इंटरमिटेंट नेचर का वर्क हो या कैजुअल नेचर का वर्क अगर हो रहा हो एस्टेब्लिशमेंट पे, तो ऐसी एस्टेब्लिशमेंट पे ये एक्ट नहीं लगेगा। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे पता चलेगा इंटरमिटेंट नेचर का है या कैजुअल नेचर का है या नहीं। तो ये भी एक्ट में साफ साफ क्लियर है कि क्वेश्चन अगर अराइज होता है कि ये वर्क इंटरमिटेंट नेचर का है या कैजुअल नेचर का है या नहीं, दिस क्वेश्चन विल बी डिसाइडेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि ये इस नेचर का है या नहीं। इट विल डिसाइड आफ्टर कंसल्टिंग द सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड एज द केस में बी, और इसका जो डिसीजन होगा इट विल बी द फाइनल। अब यहां पर एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है और ये अच्छे से समझना है आपको, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन, वर्क परफॉर्म्ड इन एन एस्टेब्लिशमेंट शेल नॉट बी डीम्ड टू बी इंटरमिटेंट। तो ऐसा वर्क इंटरमिटेंट नेचर का नहीं माना जाए। कैसा? इफ इट वॉज परफॉर्म फॉर मोर देन 120 days इन अ प्रीसीडिंग 12 months, और इफ इट इज ऑफ अ सीजनल कैरेक्टर। अगर ये वर्क का नेचर जो कैरेक्टर है वो सीजनल कैरेक्टर है, एंड इट इज परफॉर्म फॉर मोर देन 60 days इन अ ईयर। तो ये दोनों ही लिमिट आपको याद रखनी है। अगर नॉर्मल वर्क परफॉर्म हो रहा है और अगर वो 120 दिन से ज्यादा हुआ है पिछले 12 महीने में, तो उसको इंटरमिटेंट नेचर का नहीं माना जाएगा और ऐसे में एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई सीजनल कैरेक्टर का वर्क है और वो अगर 60 डेज से ज्यादा इन अ ईयर परफॉर्म हुआ है, तो उसको भी इंटरमिटेंट नेचर का वर्क नहीं माना जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आने की चांसेस काफी ज्यादा है। अगर कोई नॉर्मल वर्क है तो उसको इंटरमिटेंट नेचर का नहीं माना जाएगा इफ इट इज परफॉर्म फॉर मोर देन 120 days इन अ प्रीसीडिंग 12 month। इसी तरह से कोई सीजनल कैरेक्टर का वर्क है तो उसको भी इंटरमिटेंट नेचर का नहीं माना जाएगा इफ इट इज परफॉर्म फॉर मोर देन 60 days इन अ ईयर। Now let's see the object of this act. The object of this act is to regulate the employment of contract labor in certain establishment. तो किसी किसी establishment में जो हमने देखा है जिसके ऊपर एक्ट लगेगा, उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो अपॉइंटमेंट होता है, जो एम्प्लॉयमेंट रहता है, उसको ये एक्ट रेगुलेट करेगा और साथ ही साथ इट प्रोवाइड्स फॉर एबॉलिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो कुछ कुछ केस में ये पूरी तरह से बैन कर सकता है एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का अपॉइंटमेंट पूरी तरह से बैन कर सकता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। अब हमने देखा यहां पे रेगुलेट होगा, तो रेगुलेट कैसे होगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर का एम्प्लॉयमेंट? थ्रू रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को और एस्टेब्लिशमेंट को। साथ ही साथ लाइसेंसिंग के प्रोविजन है और जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करना है इनको अंडर दिस एक्ट वो सेक्शन वाइज मैंने दिए हैं। सेक्शन 16 बोलता है कैंटीन फैसिलिटी, 17 बोलता है रेस्ट रूम फैसिलिटी इनको अवेलेबल होनी चाहिए, 18 बोलता है अदर फैसिलिटीज के बारे में, 19 बोलता है फर्स्ट एड फैसिलिटीज भी इन कॉन्ट्रैक्ट लेबर को मिलनी चाहिए, 20 बोलता है लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इन सर्टेन केसेस, एंड 21 सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। तो इनको अच्छे से पेमेंट भी मिलना चाहिए टाइमली। ये भी सारे प्रोविजन इस एक्ट में है। नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ द टर्म एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये एक्ट लगता है अगर 20 या उससे ज्यादा वर्कमैन हो तो एस्टेब्लिशमेंट मीन्स एनी ऑफिस और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। तो गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी का ऑफिस डिपार्टमेंट के ऊपर को भी हम यहाँ एस्टेब्लिशमेंट मानेंगे और इसके ऊपर एक्ट लग सकता है। एनी प्लेस या फिर एनी प्लेस वेयर एनी इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस
मैन्युफैक्चरिंग और ऑक्यूपेशन इज कैरिड ऑन, तो इवन छोटी सी दुकान जहां पे ट्रेडिंग हो रहा है वो भी एस्टेब्लिशमेंट में आ जाएगी। अब यहां पर इन्होंने नेक्स्ट बोला है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, एवरी सच एस्टेब्लिशमेंट इज रिक्वायर्ड टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की होगी कि वो अपनी एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर कराए इस एक्ट में। नाउ लेट्स सी द प्रोविजन अबाउट द कॉन्ट्रैक्टर। तो दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल टू एवरी सच कॉन्ट्रैक्टर हु एम्प्लॉयज 20 और मोर वर्कमैन। और अगर ये एक्ट इस कॉन्ट्रैक्टर पे लग जाता है तो ही इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस अंडर दिस एक्ट। याद रखना, एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर कराना है और कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस लेना है इस एक्ट में। ही इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन मस्टर रोल्स एंड रजिस्टर ऑफ वेजेस। He is also required to provide facilities like canteen facility, restroom, first aid, drinking water, toilets to the workmen. And he is also required to pay the wages to the workmen in time and in the presence of authorized representative of the principal employer. ये आपको पॉइंट याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये कॉन्ट्रैक्टर वर्कमैन को पेमेंट करेगा लेकिन in the presence of authorized representative of the principal employer. Section 21(4) if the contractor fails, अब यहां पर यह भी है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ने पेमेंट नहीं किया, मान लीजिए वर्कमैन, तो क्या? तो 21(4) says that if he fails to make the payment of wages or he makes a short payment of wages to the workman, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज लायबल टू मेक द पेमेंट ऑफ वेजेस टू द कॉन्ट्रैक्ट लेबर। हाउएवर इन दिस केस द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कैन रिकवर द अमाउंट पेड टू द वर्कमैन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर। एंड नाउ आई एम टेकिंग अ स्मॉल ब्रेक एंड आई विल बी बैक विद इन 30 seconds. Now let's see the prohibition on employment of contract labor. बैन, कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे बैन लगा सकती है। कौन लगा सकता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सो यहां पर ये लिखा है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन एनी प्रोसेस, ऑपरेशन और वर्क इन एनी एस्टेब्लिशमेंट। तो किसी किसी एस्टेब्लिशमेंट में जो प्रोसेसेस, ऑपरेशन, वर्क हो रहे हैं वहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर का अपॉइंटमेंट पूरी तरह से बैन कर सकती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन। लेकिन ये जब नोटिफिकेशन इशू होगा, इस तरह का प्रोहिबिशन लगाएगी, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल हैव टू कंसीडर फॉलोइंग फैक्टर, यानी बिना किसी जांच के या बिना सोचे समझे गवर्नमेंट ऐसा बैन नहीं लगा सकती। तो ये फैक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट को कंसीडर करने पड़ेंगे। जैसे कि यहां पर इन्होंने बोला है, सबसे पहले कंडीशन ऑफ वर्क देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को, कंडीशन ऑफ वर्क एंड द बेनिफिट प्रोवाइडेड टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर। दूसरा है वेदर द प्रोसेस ऑपरेशन वर्क इज इंसिडेंटल और नेसेसरी फॉर द इंडस्ट्री, ट्रेड और बिजनेस। क्या वो प्रोसेस वर्क इंसिडेंटल है या फिर नेसेसरी है किसी इंडस्ट्री, ट्रेड या बिजनेस के लिए। और तीसरा फैक्टर है वेदर सच प्रोसेस ऑपरेशन वर्क इज डन ऑर्डिनरीली, क्या इसको ऑर्डिनरीली रेगुलर वर्कमैन करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट लेबर करते हैं इन अदर सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट। तो मान लीजिए एक एस्टेब्लिशमेंट में कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रहे हैं, तो दूसरी इसी तरह की एस्टेब्लिशमेंट में इसी तरह का काम क्या रेगुलर वर्कमैन करते हैं या फिर उधर भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर करते हैं। तो ये सारी चीजें, ये फैक्टर्स गवर्नमेंट को देखने पड़ेंगे बिफोर अप्लाइंग द बैन। एक क्वेश्चन है यहां पर कि क्या कोई एस्टेब्लिशमेंट जिसके यहां पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रहा है,
तो क्या प्रोविजन ऐसा कोई है इस एक्ट में कि इस एम्प्लॉयर को, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, इस वर्कमैन को रेगुलर वर्कमैन में कन्वर्ट करना पड़े? ऐसा कोई प्रोविजन है? तो ये जो क्वेश्चन है, इसका डिसीजन दिया था कोर्ट ने इन सेल वर्सेस नेशनल यूनियन ऑफ वाटर फ्रंट वर्कर्स। तो जजमेंट में यह कहा गया है कि देर इज नो प्रोविजन विच रिक्वायर द एम्प्लॉयर टू एब्जॉर्ब द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एज रेगुलर एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयर के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एज ए रेगुलर एम्प्लॉय अपने यहां एब्जॉर्ब करे। नाउ लेट्स सी कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे ऐसे दूसरे कौन से एक्ट हैं जो एप्लीकेबल होते हैं। तो यहां पर 6 एक्ट की लिस्ट दे रखी है मैंने। ये सभी एक्ट कॉन्ट्रैक्ट लेबर के ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं। पहला है फैक्ट्रीज एक्ट, दूसरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट। यहां पे वर्कमैन कंपनसेशन की जगह एम्प्लॉय कंपनसेशन नया नाम है, ये आपको याद रखना है। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट को एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट कर दिया है। अब इसकी अगर लिस्ट को याद रखना है तो आपको कौन कौन से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे इनमें से कौन सा एक्ट नहीं लगता या इनमें से कौन सा एक्ट लगता है। तो आपको ये लिस्ट याद रखनी है और इसको याद रखने के लिए कोड वर्ड याद रखना है FIWEPE, या इसको बोल सकते हैं FIWEPE। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये तो बहुत ही सिंपल है, इसके कोड वर्ड की क्या जरूरत है। देखिए यहां पर आपको ये सिंपल लग रहा हो, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो चक्कर आ जाएंगे आपको, ये सारे मिक्स हो जाते हैं एक्ट। इसलिए आपको कोड वर्ड यूज करना चाहिए, लेकिन कभी कभी, हमेशा यूज करते रहेंगे तो सारे कोड वर्ड भी मिक्स हो जाएंगे। तो यहां पर आप ये कोड वर्ड यूज कर सकते हैं।